गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूँ ये गलत बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 13 अक्टूबर 2025 को होने के लिए है, और आई थिंक आप लोग अपना सिटी लोकेशन और अपना सेंटर भी देख लिए होंगे कहाँ पे है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के डेट में जारी किया गया। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 20 और 21 को डिस्कस कर दिया हूँ, 120 क्वेश्चन को। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टू सेट नंबर 22। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 22 का क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। देन आप लोग को सेट नंबर 23, सेट नंबर 24 और सेट नंबर 25 कल आप लोग को ओवरऑल 10 अक्टूबर को मैं पूरे के पूरे ओवर कर दूंगा। क्लियर है? देन आप लोग को 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर को पूरे के पूरे रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। जो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को पीडीएफ का नीड होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे लिख सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल हमारा है, देख लीजिए 6200654742 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाम हमारा जानना चाहते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को मैं नाम पता होगा हमारा। इस नंबर से आप लोग हमारे पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आप लोग के सामने पूरा पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। क्लियर है? तो आप लोग को जैसा मर्जी, बाकी मैं पूरे के पूरे ओवरऑल बताऊँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले फ्रेंड आप लोगों को सबसे पहले सेट नंबर 22 का सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आप लोग केवल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देन आप लोग को बीच में और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, एक मैं आप लोग का रैपिड फायर के रूप में लेके आऊँगा क्लास, जो कि केवल और केवल जीके जीएस करंट अफेयर का रहेगा। क्लियर है? तो आज के जो क्लास रहेगा सारे क्वेश्चन को आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। देन आप लोग के बीच में पूरा का पूरा करंट अफेयर के लेके आ जाऊंगा। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सारे क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताने का प्रयास करूँ, जो आप लोगों को टाइम को सेव करवा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, यदि 78104338 का एचसीएफ ए है और 136357 का एचसीएफ बी है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना। सब फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या करें, 78 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ऑलरेडी 2 3 जा 6 हो गया। 6 को हम लोग क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 आएगा। देन आप लोग को 104 को भी तोड़ना होगा, तो इसे कीजिए 2 2 जा 4, देन फिर 2 से मल्टीप्लाई, देन आप लोग को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लास्टली आप लोग का 338 है, इसको भी अगर प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो आप लोग के सामने 2 13 गुना 13 आएगा। ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें देखिए कॉमन पार्ट्स क्या आ रहा। तो देखिए 13 13 13 कॉमन आ गया, देन 2 2 2 कॉमन आ गया, ये हो गया। तो इसका अगर एचसीएफ तीनों का देखेंगे तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 आ गया। ओवरऑल पहला का एचसीएफ क्या आ गया, 26 आ गया, यानी ए का वैल्यू आप लोग के सामने 26 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ बी। तो देखिए 136 था, तो 136 था, और देन आप लोगों के सामने 357। चलिए दोनों को ओवरऑल तोड़ते हैं। तो 136 को तोड़िए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 3 इंटू 7 इंटू 17 कीजिए। अब ओवरऑल देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे 17 17 कॉमन आ रहा है। क्लियर है? तो यानी कि बी का एचसीएफ आप लोगों के सामने कितना आ गया, 17 आ गया। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा है ए प्लस बी का वैल्यू। होपफुली आप लोग देखेंगे ए का वैल्यू मैं क्या लाया था, 26 लाया था, और वही बी का वैल्यू मैं आप लोगों के सामने कितना लाया था, 17 लाया था। दोनों को ऐड करना था, तो ए प्लस बी अगर आप लोग ऐड करते हैं तो 26 और 17 को ऐड कीजिएगा तो आप लोग के सामने 43 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काफ़ी अच्छे से। यदि ए is to b equal to 9 is to 14 and b is to c equal to 16 is to 7 है, then you have to find the value of ratio 1 ratio b c। तो ये आप लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग बना लिए होंगे काफ़ी अच्छे से, नहीं जानते तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, a रेशियो b लिखना है, देन आप लोगों के सामने लिख रहा है 9 रेशियो 14 लिख रहा है। अब यहीं पे आप लोगों के सामने लिखना है b से, तो b का वैल्यू लिख रहा है 16 लिख रहा है, देन आप लोग का c का सामने 17 लिख रहा था। ओवरऑल अगर आप लोग निकालिए तो देखिए 16 यहाँ पे कुछ खाली तो हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर, जहाँ पे खाली उसके बगल वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ओवरऑल सारे को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देखिए, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फ्रेंड्स क्या आएगा, तो ओवरऑल अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 को 9 से गुना करें 144 आ गया। क्लियर है? फिर 16 को 14 से गुना कीजिए ना, तो 16 को 14 से हम गुना करते हैं, जो भी आएगा आप लोग देख के लिख लीजिएगा। आई थिंक आएगा 224 आएगा, क्या आएगा 224 आएगा। देन 14 को 7 से गुना, 14 से 98 होता है। आप इसको तोड़िए, 72 कर सकते हैं, 112 लिख सकते हैं, एंड 49 लिख सकते हैं। 72 112 49 आएगा, तो 72 112 49 जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 800 रुपये की राशि 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर 10% है और अर्धवार्षिक से चक्रवृद्धि है।
कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग रेट लिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक जब भी बोलेगा तो आप लोग का जो रेट होता है उसका हाफ करिए, तो 10 का हाफ क्या होता है 5% हो गया। देन टाइम निकालिएगा, तो यहाँ पे टाइम क्या लिख रहा है, टाइम ही निकालना था आप लोगों को। तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। देखिए सबसे पहले 800 रुपये था, तो हम यहाँ पे लिख दें 800 रुपये। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख रहा है अमाउंट लिख रहा है, तो 926.10 लिख रहा है। ओवरऑल अगर आप इसको हटाते हैं तो यहाँ पे 00 लिखे होंगे। क्लियर है। अब इसको भी अगर ऊपर से मल्टीप्लाई किया होगा तो 8000 आ गया होगा, यानी कि देखिए 340 आ गया, और यहाँ पे कितना आ रहा 92610 आ रहा। क्लियर है। अब देखिए ये 00 कैंसिल कर दें, तो ओवरऑल यहाँ पे देखिएगा ये 8000 आ रहा है, और ये आप लोग देखिए तो 9261 है। फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को पता है ये देखिए ये 8000 है, ये कितना 9261 है। ये आप लोगों का क्यूब किसका होता है, ये किसका क्यूब रूट होता है। तो ओवरऑल पता 8000 आप लोगों का क्यूब रूट किसका होता है, तो 2 का होता है, सॉरी 20 का होता है, तो मैं 20 लिख दिया हूँ। देन 9261 किसका होगा, तो फ्रेंड ये 21 का होता है। क्लियर है। और आप लोग क्या कीजिए, दोनों को जो परसेंटेज निकालते होंगे ना, तो आप लोग देखते हैं 10% आ गया। तो ओवरऑल आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये जो 3 है, तो 3 आप लोग का टाइम आ गया। टी क्या होगा टाइम, तो फ्रेंड टाइम आप लोग का 3 वर्ष आ गया। लेकिन ये आप लोग 3 ईयर्स तो मैं लाऊँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा था अर्धवार्षिक में, तो अर्धवार्षिक में टाइम को क्या करें, 3 को हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल आ जाएगा 3/2 या फिर 1.1/2 वर्ष आ जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी के लिए आप लोग क्या कीजिए, ये 1800 है, देन आप लोग के सामने सेकंड लिख रहे हैं 1160 लिख रहा है। ओवरऑल इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 0 से यानी टोटल सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने आ जाएगा 1480 रुपये आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला 20 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, तो ओवरऑल हम लोग क्या करें 180 यानी 1480 है ना, इसका 20% निकालेंगे तो 120/100 कर देंगे। तो ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1776 आएगा। तो राइट आंसर होगा 1776, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए कृषा अकेले कार्य को पूरा करने में कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक लेता है। यदि कृपा अकेले कार्य करते हैं तो वह इसे कार्य को पूरा करने में कृषा और कृपा से एक साथ करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लेता है। यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करते तो वे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। फ्रेंड जब भी स्टेप्स आएगा दोनों के लिए साथ में आ जाए कंबाइनिंग में, तो आप लोग क्या कि अंडर रूट कर दिए, जो वैल्यू रहेगा 4 घंटा था एक 9 घंटा, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, तो 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 6 हो गया, तो राइट आंसर हो गया 6 घंटा होगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु पर 152 रुपये का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। गलती से सहयोगी 225 रुपये का मूल्य टैग लगा देता है। नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार का हानि या लाभ % ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए वस्तु का सीपी निकालेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोग देखिए 152 रुपये एसपी था, तो 152 रुपये एसपी कर देते, तो एसपी को हम लोग क्या करें 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 100। तो ओवरऑल अगर आप लोग कीजिएगा तो 950 रुपये आ जाएगा। क्या जाएगा 950/7 आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके। अब वस्तु का टैग मूल्य, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैग मूल्य लिख रहा है 125 रुपये। क्या लिख रहा है 125 रुपये लिख रहा है। तो आप लोग को हानि % निकाला है, तो हानि % का फार्मूला हानि इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते होंगे सीपी माइनस एसपी होता है। तो देखिए सीपी का वैल्यू कितना था 950/7 था। क्लियर है। देन बेच कितना रहा था, तो 152 में, तो 125 था, सॉरी हाँ 125 से भेजा तो 125 कर देंगे। ओवरऑल क्या करेंगे, इसका देखेंगे प्रॉफिट कितना था, तो ओवरऑल प्रॉफिट था हमारे पास 950/7 यानी कि लाभ को कर देंगे इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस से, तो आप लोग के सामने जो आंसर आएगा देखिएगा पूरा सॉल्व के 75/950 आएगा, इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल आप लोग के सामने आएगा 7.89% होगा, 7.89, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्वेश्चन बना देंगे, तो आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग के सामने बोर्ड मास का तरीका से सॉल्व किया तो 10/3 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 50 किलोमीटर की घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, औसत लंबाई निकालना, तो फार्मूला होता है 2 × XY। तो पहला x का वैल्यू 30 लिख रहा था, देन सेकंड का वैल्यू 50 लिख रहा था। क्लियर है। अब दोनों ओवरऑल को जोड़ देंगे, 30 और 50 क्या होता है 80 होता है। ओवरऑल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये स्पीड आ गया, तो 37.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, तो यानी यात्रा की लंबाई निकालना है।
है, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। तो देखिए चाल का वैल्यू ओवरऑल में कितना लाया, 37.5 लाया, क्लियर है। अब यहाँ पे समय निकालेगा, तो समय 6 घंटा था, तो 37.5 को 6 से गुना करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा, 225 किलोमीटर आएगा। तो राइट आंसर करेंगे 225, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे काफ़ी मोहब्बत से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। ए बी बराबर ए सी और शीर्ष लंब ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग को लिख रहा है ए बी और ए सी। देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी और ए सी का वैल्यू कर रहे हैं। ये देखिए ए है, देन आप लोग का ये बी हो गया, ये सी है। इसमें देखिए ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए डी के बराबर लिख रहा है 9 लिख रहा है, तो ए डी का जहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे, क्लियर है। अब देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ए बी और ए सी आपस में बराबर है, चलिए दोनों को मान लें वाई वाई, क्लियर है। और बी सी, तो फ्रेंड बी सी के जहाँ पे हम लोग को पता नहीं था, हम लोग अपने मन से एक्स मान लें, ओवर क्लियर है। अब लिख रहा एडी का वैल्यू लिख रहा 9 लिख रहा, तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने पूरा एडी का वैल्यू अगर 9 लिख दिए, क्लियर है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू 4y² माइनस एक्स स्क्वायर लिख करते हैं, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल के रूप में करेंगे, क्लियर है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका ऊंचाई का वैल्यू 9 लिख रहा है, क्लियर है। अब इसका जो फार्मूला था हाफ होता है, तो आगे हाफ लिख देंगे, √4y² होता है, तो 4 कर देंगे y², देखिए 4y² माइनस x² कर देंगे, ये फार्मूला पुट कर देंगे। तो ओवरऑल अगर आप लोग कीजिएगा तो 9 को 2 से गुना करेंगे, 18 आ गया, 18 बराबर करेंगे तो √4y² माइनस x² आ गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। होपफुली आप लोग को पता हो क्या होता है, b/4, तो b क्या पे क्या था, x था, तो x/4 कर देंगे इंटू 4a², तो a² क्या पे लिखेंगे 4y² इंटू माइनस क्या करेंगे x² कर देंगे। तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी प्रकार y का भी वैल्यू निकालेगा तो आप लोग के सामने √97 आ जाएगा। अब आप लोग को परिमाप निकालना था, तो परिमाप के जगह पे क्या लिखिएगा, ए बी प्लस बी सी कीजिएगा, जो मैं चित्र बनाया था, प्लस ए सी कीजिएगा। तो ओवरऑल क्या था ये 8 प्लस 1 आप लोग का √97 था, फिर एक √97 था, तो 8 प्लस 2 √97, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को मैं प्रोसेस बता दी हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख रहा 1900 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलता है और सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए मान लीजिए ए है आपका, देन आप लोग का ये मान लेता हूँ बी हो, देन आप लोग का ये सी है, क्लियर है। अब क्या लिखा देखिए ए बी सी को बांटा है, बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलता है, बी को ए से, तो सबसे पहले ए को मान ले एक्स मान लेते हैं, तो बी को क्या मिला एक्स प्लस 100 मिल गया, क्लियर है। और ठीक है सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलता है, तो जब 200 रुपये अधिक मिलता है तो हम लोग एक्स प्लस क्या करेंगे 300 करेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है ना। और आप लोगों को क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे, तो 3x हो गया प्लस 3 और 1 400, यानी 400 हो गया। ओवरऑल अगर यहाँ पे कीजिए तो 1900 के बराबर कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करें 3x का वैल्यू 1900 में से 400 जाएगा तो क्या बचेगा 1500 बचेगा, तो ओवरऑल एक्स का वैल्यू देखेंगे तो 500 आ गया, क्या आ गया 500 आ गया। तो x का वैल्यू 500 आ गया, हमारे पास अनुपात निकालना, तो देखिए x का वैल्यू तो ओवरऑल 500 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 800, तो 5 6 8 आ जाएगा ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। केवल देखिए और पटाख से क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ। राहुल के पास 12 केले है, उसमें से x केलों को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर बेचता है, उसे पूरे परिव्यय पर 10% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। ये x है, सबसे पहले 20% के लाभ पर, यानी x यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे। देन आप लोग को 12 केला था, तो सेकंड मान लेंगे 12 माइनस x मान लेंगे, इसको 20% की हानि पर बेचा था, यानी 20/100 कर देंगे, 80/100 कर देंगे, इक्वल टू क्या लिख रहा है 10% के लाभ के लिए। तो सबसे पहले देखिए टोटल पूरे 12 था ये, अब इसको 10% का लाभ करना है, यानी 110/100 कर देंगे। ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा आप लोगों के सामने 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, देखिए राहुल के पास टोटल कितना केला 12 केला है, हमको पता नहीं था, देखिए पहला माने x, तो अगला क्या मानेंगे 12 माइनस x कीजिएगा ना। अब देखिए पहला x में से आप लोग को 120 यानी 20% का लाभ पे करना है, तो 120/100 करेंगे। अब इसको जो बोल रहा ना, इसको भी बोल रहा आप लोग के सामने 20% हानि पे, तो इसको 80/100 कीजिएगा, ये दोनों समझ में आ गया, बीच में दोनों को प्लस कर देंगे। उसे पूरे परिव्यय पे 10% का लाभ होता है, तो पूरे 12 था तो 12 × 110/100 कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर हम हर मामले में एक समान शेषफल देती है। कुछ नहीं करना, जब भी एक समान शेषफल के लिए बोलती है आप लोगों को क्या करना है, इसका HCF निकालेगा। तो सिंपल वे में 135 में से 60 घटाएंगे तो 75 बचेगा, क्लियर है। अब 235 में से 135 घटाएंगे तो 100 बचेगा, क्लियर है। 235 में से हम लोग क्या करते हैं, cos 60 को घटा देते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों के सामने 175। अब क्या करेंगे, 75, 175 और 100 का HCF निकालेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अगला ये देखिए, 54,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 रुपये है। तो ब्याज का दर ज्ञात करें। सबसे पहले याद रखिए, अंतर का फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, पॉसिबिलिटी के पेपर में आ जाए। तो अंतर का फार्मूला होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, देन r/100 का होल स्क्वायर करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे अंतर देखिए 1215 है, प्रिंसिपल निकालना r का वैल्यू फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, r निकालना तो r इंटू आर कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे 100 इंटू 100 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल तो ओवरऑल दिया ही था, हम तो गलती बोलता दिए। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए प्रिंसिपल का वैल्यू कितना लिख रहा था, 5400, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5400 कर दिया। प्रिंसिपल हो गया, रेट का आप लोग का निकाला था r इंटू का r कर दिए, बाय 100 इंटू 100 कर देंगे। ओवरऑल सॉल्व कर दीजिए ना ये। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से निकालिएगा तो देखिए सिंपल वे में आप लोगों के सामने जो बच गया 54 और ये बच गया 54 है 12 15। तो इसको सॉल्व किया तो 9 का पारा 9 छक 54 होता है, 9 का पारा में 1 किया, 9 1 9 हो गया, 3 और 1 31 आ गया, तो 9 3 27 हो गया, फिर 4 5 9 5 45 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 5 3 8 1 9। फिर यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 का पारा में 3 बार आता है, 2 का पारा में 5 बार में आता है। ओवरऑल 3 का पारा में ये देखिए 3 चौक 12, 3 45 बार में आ गया। 45 को 5 से गुना करेंगे तो 45 को 5 से 5 25 हो गया, 4 यानी 225 आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे 225 आया, आर को आर से गुना किए तो आर स्क्वायर आया था। अब बताइए आर का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो अंदर रूट जाए तो क्या बचेगा, 15% बचेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याएं 3:7 है के अनुपात में, उनकी ऊंचाई 7:9 के अनुपात में, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, आप लोगों को पता है इसका वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πRh होता है। ठीक है, 2π में ले दिया आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू देख रहे हैं पहला में 3 था, देन एच का वैल्यू पहला में 7 था। नेक्स्ट में देखिए 2π कर दिया, आर का वैल्यू फर्स्ट में 7 था, देन इसमें वैल्यू 9 है। अब सॉल्व किया 3 3 7 7 कट गया, ये भी कट गया। 3 का पारा में 3 एक बार में आता है, 9 3 बार आता है, 1:3 आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। 3 + x कीजिए ना, 3 है प्लस x कर देंगे कि देन आप लोग को यहाँ पे क्या करना, 5 + x कीजिएगा। ओवरऑल बराबर क्या लिखिएगा, 5/6 कीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व किया 6 3 18 + 6x कीजिएगा, तो 18 + 6 का कीजिए, 5 5 25 + 5x कीजिएगा। तो ओवरऑल देखिए x कीजिएगा तो यहाँ पे कीजिए 25 में से 18 जाता 7 बचेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगा। इसको बनाएगा ना तो आप लोगों को पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ कर देंगे। एक भुजा आप लोग को 28 कर देंगे, ऊंचाई एक निकालना था आप लोग का लंबाई, तो h मान लेंगे, क्लियर है। अब इसका ओवरऑल एरिया लिख रहा है 182। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2 का पारा में 28 कितना बार में आता है, 14 बार में आता है। अब 14 का पारा में 182 को सॉल्व किया तो 13 बार में आता है, तो 13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोगों के सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, देख लीजिए बन के, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसको बनाते सबसे पहले रेकरिंग को सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। तो देखिए हम 11 लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे, का है तो हम लोग का रहने देंगे। देखिए सबसे पहले 8 माइनस, देखिए 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। सबसे पहले रेकरिंग को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखिए 11 कर देंगे माइनस 3 डिवाइड है तो यहाँ पे /4 कर देंगे, का के पे गुना कर देंगे, देन 8 कर देंगे +4। अब सॉल्व 4 का पारा 8 2 बार 3 दूनी 6 4 10। अभी 11 में से 10 के क्या बचे 1, तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा, मैं हमेशा स्किप करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन तो देखिए हैं क्या लिख रही है। समरीन एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर और दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, कुल SP निकालना है। तो कुल SP निकालिएगा तो देखिए 1260 है और यहाँ पे 1440 है, दोनों को सम कीजिएगा तो ओवरऑल आप लोग के सामने SP का वैल्यू आ रहा है 2700 आ गया। ये आप लोग के सामने SP आ गया, ओवरऑल क्लियर है। अब
देखिए सीपी निकालना, तो पहला में देखिए 1260 है, इसमें 25% का लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे तो 100 कर देंगे। देन यहाँ पे नीचे क्या करें 125 लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1440 है। देन इसको करेंगे 10% की हानि पर, तो फ्रेंड 10% की हानि पर करेंगे तो यहाँ पे 90 करेंगे, बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने जो बचेगा देखिए मैं ले देता हूँ। ओवरऑल सॉल्व किया तो 2608 बचा। क्या बचा 2608, ये आप लोग का सीपी आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुल लाभ या हानि, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लाभ हो रहा, क्योंकि देखिए सीपी आप लोग का 2608 था, एसपी हो गया 2700, लाभ हो रहा कितना हो रहा 2700 में से 2608 को घटाएंगे तो 92 बचे, तो 92। और ओवरऑल क्या था यहाँ पे, तो सीपी कितना था 2608 था, इंटू क्या करें 100 कर देंगे, क्लियर है। तो ओवरऑल इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 3 पूर्णांक 88 86 बटा 163, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लल्लू वाला क्वेश्चन होपफुली बना लिए होंगे। जब भी इसका कंडीशन में आता है क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है साइन 3 है ना ये, तो कॉस को भी साइन के पद में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए 90 माइनस, देखिए 90 इतना मत कीजिएगा, देखिए इस टाइप के कंडीशन में क्या कीजिएगा साइन को कॉस में बदलना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए 90 माइनस 3 कीजिएगा इक्वल टू a माइनस 26 है। अब देखिए -3 है और a करेंगे तो -4 आ गया, फिर -26 प्लस -90 होगा, तो यहाँ पे -116 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू 116 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 29 डिग्री आएगा। तो ओवरऑल ऑप्शन इसका देखेंगे तो 29 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये भी क्वेश्चन इजी है, देखते हैं क्या लिख रहा है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQ क्रमशः सर्वांगसम है। AB बराबर 8, अब PQ बराबर भी, दोनों बराबर है, BC बराबर 10 और QR बराबर है। तो एंगल QB का वैल्यू 35 है, तो एंगल P और एंगल प्लस C का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ट्रायंगल को शो करना है दोनों। यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल आपका ये ए है, देन आप लोग का ट्रायंगल ये बी होगा, देन आप लोग का ये सी है, देन आप लोग को एक और ट्रायंगल शो करना है PQR में बोल रहा हूँ। तो P है, ये आप लोग का Q होगा, ये आप लोग का R हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा था AB का वैल्यू 8, देन PQ का वैल्यू लिख रहा 8, ये दोनों कर दिए। देन BC का वैल्यू लिख रहा 10, तो यहाँ पे QR का वैल्यू 10 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एंगल B का वैल्यू लिख रहा आप लोग के सामने 35, क्लियर है। तो देखिए ये B का वैल्यू 35 है, तो इसके संपर्क में यहाँ भी 35, Q का वैल्यू हो गया 35 हो गया, क्लियर है। आप लोग को बोल रहा है एंगल P प्लस C निकालना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए सबसे पहले एंगल देखिए B और Q आपस में 35 डिग्री होगा, क्यों होगा सर्वांगसम है। उसी प्रकार देखिए एंगल A और एंगल P भी आपस में बराबर है, एंगल C और एंगल R भी बराबर होगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग एंगल ट्रायंगल PQR में जाएगा, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल P, तो एंगल P का वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग P रहने दिए, Q का वैल्यू 35 है और R का वैल्यू हम लोग R रहने दिए, तो R के आप लोग C भी कर सकते हैं। बराबर क्या करेंगे तो 180 डिग्री कर देंगे, क्लियर है। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो चलिए, तो देखिए एंगल P प्लस R निकाले, तो एंगल P प्लस R निकालें तो 180 में से 35 को कटेगा तो 145 डिग्री बच गया। क्या बच गया 145 डिग्री। अब देखिए निकालना आपको एंगल P प्लस C, तो फ्रेंड P कर दें। अब देखिए ये C और R बराबर था, तो R के फिर C कर दें, तो देखिए क्या आ गया 145 से रहेगा ना ये। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो A, B और C ने एक व्यवसायिक में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि A के हिस्से का 2 गुना, ध्यान से सुनिएगा, A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 4 गुना, C के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर। तो देखिए A के हिस्से का 2 गुना, देन B के हिस्से का 4 गुना और C के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग ABC का निवेश निकालिए तो यहाँ से किया तो 6 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो आप लोग को A का लाभ क्या होगा, तो 6 कर देंगे, 6 3 9 2 11। ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 44,000 था, तो 44,000 से कर देंगे। तो ओवरऑल सॉल्व कीजिए तो आप लोगों के सामने आएगा 24,000, क्या आएगा 24,000। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग पुट करके देखिए ऑप्शन से। वैसे आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखिए sin 30 का देखिए 2 है, 2 sin 30 की वैल्यू तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ले देंगे 4 ले देंगे प्लस 3। sin 30 की वैल्यू तो 1/2, तो यहाँ 1/2 कर देंगे -2। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लिए, देखिएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि देखिए सॉल्व कर लीजिएगा ना तो देखिएगा 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। तो इस टाइप से ही हमेशा बनाएगा, टाइम सेविंग का रूल होता है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने 15,360 मत मिले, जो वैध मतों का 80% था। तो मतों की कुल गणना ज्ञात करें या संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले कुछ मत नहीं पता तो आप लोग 100% मान लीजिए, क्लियर है। अब डाले गए वोट कितना
था 100 का 80%, तो हम लोग देखिए 100 है, अब 100 का 80% वोट डाला गया, तो यहाँ पे टोटल वोट जो हुआ आप लोग देख सकते हैं 80 यूनिट। यहाँ पे टोटल वोट क्या हो गया, 80 यूनिट हो गया। क्लियर है। अवैध मतों की संख्या, तो वैध क्या था, 80 था ना, तो 80 का देखिए 4% अवैध हो गया, तो 4% जब अवैध हो गया तो 96% तो वैध रहेगा ना ये, तो ओवरऑल आप लोग निकालिएगा तो देखिए 76.8 यूनिट जो आप लोग का वैध आ गया। क्लियर है। अब लिख रहे हैं एक उम्मीदवार को प्राप्त मत, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 76.8 है, इसको गुना कर देंगे किससे, 80 से, तो 80% था तो 80/100 कर देंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 61.44 यूनिट आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। आप लोग को 100 यूनिट निकालना था, तो ओवरऑल आप लोग को 100 यूनिट के जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले आप लोग देखेंगे 15,360 का जो वैल्यू आया था आप लोगों के सामने 61.44 यूनिट आ गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग को 100 यूनिट के लिख रहे हैं तो 100 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 100 गुना क्या करेंगे, 61.44 ले देंगे। ओवरऑल आप लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 15360 से, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2500 आंसर आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 25,000, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाके जाइए तो बी पे को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए पाइप ए है, मान लीजिए पाइप बी है, लिख रहा है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 6 गुना तेजी से भरता है, तो 6 गुना तेजी से कर दिए। अब लिखा है यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों यानी कि 7 हो गया, तो 7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें 280 हो गया। तो बोला धीमा पाइप, तो धीमा पाइप का रेशियो 1 था, तो 280 यहाँ पे कितना है, 280 ही आ रहा है, तो राइट आंसर होगा 280 मिनट होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना तो हमें हमेशा वैल्यू पुट करके बनाता हूँ। देखिए a + b = c लिख रहा था, हम क्या करते हैं, देखिए a के यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक है, और b के यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, b के यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, यानी कि 3 मान लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप लोग पुट कर दिए, a क्यूब है तो 1 का क्यूब कर दें, 1 करें, b क्यूब दें, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, देन c का क्यूब दें 27 आएगा, प्लस 3ab, 3 दूनी 6 कम 6 6 18 हो गया। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो 8 के 9 में से 27 गया, -18 + 18 0 आ गया, क्या आएगा 0। तो राइट आंसर देखिए तो इसका 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। इस टाइप से ही आप लोग बनाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 दिया गया है और इस घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग इसका रेशियो लिख रहा है, ये आप लोग का लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। सबसे पहले देखिए ये चौड़ाई का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 12 के बराबर, ओवरऑल 6 से गुना था, तो हम लोग ऊंचाई को भी 6 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, देन लंबाई को भी 6 से गुना करेंगे, 18 होगा। क्लियर है। अब आप लोग को पता हो घनाभ की वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों को गुना कर देंगे, यानी कि 18 गुना 12 गुना 6, तो ओवरऑल क्या होगा 1296 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप सी पूरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए ओवरऑल सबसे पहले ए लिख रहा है 4 घंटे में, देन आप लोग का बी लिख रहा है आप लोग को 5 घंटे में, सी लिख रहा है आप लोग को 3 घंटे में। तो ओवरऑल देखिए कुल आएगा, इसका रेशियो आएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका एफिशिएंसी 15 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 12 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 20 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग का, ठीक है। सभी को साथ में बोला तो टोटल वर्क था 60 है, इसका रेशियो निकाले 15 12 27 27 26 कितना होता है 47 होता है। और सॉरी इस तो माइनस कर रहा था ना ये, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 27 में से 20 को घटाएंगे, कितना 7 बचेगा ना ये, तो यहाँ पे ये माइनस में था तो 60/7 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, घंटा को मिनट में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे गुना कीजिए तो लगभग आप लोग को बोला तो 360 को 7 से भागा दे तो 514 मिनट तक आ जाएगा। तो लगभग आप लोग को 514 मिनट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। फ्रेंड्स प्रथम 12 के लिए बोला तो हमेशा इसके लिए याद करें n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n × n+1 होता है। होपफुली आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे। तो देखिए 12 लिख रहा है, 12 कर देंगे, 12 वाले क्या हो गया 13 बटा क्या करेंगे 2 का पारा में 12 कितना बना था 6 बना था, 13 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 78। तो ओवरऑल फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 78। अब 78 किससे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रेंड्स 60 और 90 के बीच सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखना है, तो देखिए सबसे पहले 61 होगा, देन आप लोग किया तो 67 होगा, देन आप लोग का 71 होगा, देन आप लोग का 73 होगा, देन आप लोग का 79 होगा, देन आप लोग का 83 होगा और लास्टली आप लोग का 89 होगा। क्लियर है। ओवरऑल सारे को सम कीजिए तो 523 आ जाएगा। क्या आएगा 523, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है। यदि n प्रश्नों का योग 160 है, उसका औसत 40 है, तो 7n + 15 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखिए n प्रश्नों का 160 है और औसत 40 है, ठीक है। तो n प्रश्नों का योग निकालना, सबसे पहले n निकालना होगा ना। तो टोटल जो आप लोग का ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि ये n प्रश्नों का औसत निकलेगी, 4 आ गया। आप लोगों को 7 करना, n का वैल्यू लिखना है तो 4 लिख देंगे, प्लस क्या था 15। तो 7 चौक 28 + 15 क्या होता है, तो 28 + 15 43 होता है। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आएगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 0.013 + 0.32 को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए 313 तो 13 कर देंगे, 99 है तो 99 कर देंगे, प्लस 0 कर देंगे। ओवरऑल यहाँ पे करेंगे तो 32 बटा क्या लिखेंगे 99 करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 111/330 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग रेलगाड़ी की पता नहीं है तो हम लोग एक्स मानेंगे। क्लियर है। अब व्यक्ति की चाल ऑल्सो 9.9 लिख रहा। आप लोग को विपरीत दिशा में जब भी रहता तो हमेशा दोनों को सम करते हैं। यहाँ तक तो मैं बताया था। तो देखिए सबसे पहले चाल निकाला, तो हमेशा जब भी विपरीत दिशा में रहता तो दोनों को चाल को जोड़ देते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, एक्स मान लेते हैं और विपरीत है तो इसलिए प्लस किए। अगला का क्या लिखा 9.9, ये दोनों को सम कर देंगे। चाल वाला क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या लिखा था 185 मीटर था। क्लियर है। अब समय कितना लिख रहा था 6, तो चाल वाला दूरी बटा समय, यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग को क्या कीजिएगा ना, इसको हमेशा किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, यानी कि इसको हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो x + 9.9 कर देंगे बराबर, यहाँ पे 6 का पारा में 18 3 बार में आता है, 3 का 5 का पारा में 185 5 15 3 अब 5 37 बार में आ गया। 37 को 3 से गुना करें 7 21 3 3 9 2 11, तो ये 111 आएगा। तो ओवरऑल 111 में से 9.9 को घटाएंगे तो आप लोगों के सामने आएगा 101.09 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा मुझे पता है। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही अच्छा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा 35 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सीरीज। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने जीएस क्वेश्चन लेकर आऊँ। सारे जीएस को मैं केवल बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा। कोशिका में डाई मोटर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होता है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ये सब ज़्यादा इंटरनल इसमें साइंस पूछ रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता होगा सेल, तो सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है। जनसंख्या अनुवांशिकी में हार्डी वेनबर्ग समावेता, जिससे बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर एक गैर विकसित हो रही जनसंख्या को शो करता है। ऑटोफैगी की कोशिकीय प्रक्रिया का क्या प्राथमिक कार्य है। तो फ्रेंड 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनः चक्रण। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 8 अप्रैल 2025 को किस देश ने ऑटोमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा ये बांग्लादेश। अगेन आई रिपीट 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने ऑटोमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर है। और इसके साथ साथ इस पर समझौता करने वाला बांग्लादेश 54वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया था 54वां देश बन गया था। क्लियर है। चलिए इससे पहले भारत जो इस पर हस्ताक्षर किए थे वो 21 जून को किए थे। कब किए थे 21 जून 2023 को किए थे। ये भी आप लोगों को याद होगा। चलिए बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो लिख रहा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति का 6 जून 2025 की बैठक में रेपो दर कितनी कटौती की गई। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बता दूं 0.50% को कटौती की गई। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। याद रखिएगा जो आरबीआई रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति में 6 जून 2025 को बैठक में रेपो दर में 0.50 कटौती की। क्लियर है। यानी वर्तमान में अगस्त 2025 था जो अभी नीति रेपो रेट जो है ना वो 5.50 हो गई। कितना हो गया 5.50 हो गई। क्लियर है। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं आरबीआई का। तो आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्लियर है। और अभी इसका 26वां नंबर का गवर्नर कौन है, तो इस चीज़ को जान लीजिए। करंट अफेयर है ये आप लोग को इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इस चीज़ को आई होप आप लोग पढ़े होंगे। संजय मल्होत्रा इसका किस नंबर के 26वां गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। क्लियर है। याद रखिएगा सबसे पहले BN राव। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस नाम को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
देखिए बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त को, जो कि हम लोग क्या मनाते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, तो 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया था और इसमें अध्यक्ष कौन बनाया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका मैंने राय किसका था, ये तो बी.एन. राव का था। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या था 7, याद रखिए 7 था। सातों का नाम एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, सुन लीजिएगा। एक भीमराव अम्बेडकर थे, देन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल थे, सैयद मोहम्मद सलूद थे, एस माधवराव थे और एक डी.पी. खेतान थे। ये सारे का याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन क्या है, बाकी आप लोग को पता होगा जेपी कृपलानी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जेपी कृपलानी के बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए जेपी कृपलानी क्या थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद आप लोग को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया चयन समिति और संचालक समिति के अध्यक्ष थे। चलिए कौन सा फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है, सबसे पहले खरीफ देखिए खराब लग रहा है, देखिए खरीफ को लिखे तो खराब मौसम कब होता है, जून जुलाई में देखते हैं कीचड़ रहता है, हमेशा गंदा रहता है, यानी बारिश से देखते हैं फसल तो होता ही है, लेकिन देखिए जून जुलाई मौसम में देखते होंगे कीचड़ ज़्यादा रहता है, तो खराब मौसम होता है, उसे खरीफ फसल बोलते हैं। तो देखिए जो जून जुलाई में जो बो दिए और अक्टूबर नवंबर में काट दिए उसको बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है। तो देखिए इसमें खरीफ फसल कौन है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन एक प्रकार का खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है। देखिए सबसे पहले लैगून, तो लैगून का अर्थ होता है एक ऐसा चीज़ जो छोड़ अनूप झीले का निर्माण करती है। क्लियर है। तो देखिए नैनीताल, तो नैनीताल एक प्रकार का लैगून उदाहरण नहीं है, लैगून का उदाहरण नहीं, बाकी पुलिकट, चिल्का और कोलेरी ये तीनों आप लोग का लैगून झील होता है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पुलिकट झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में और कोलेरू कहाँ, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है, तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या होता है, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। जमा का, देखिए मैं लिख देता हूँ, जमा का प्रतिशत जो कि बैंक के केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखा जाता है उसे बोलते हैं आरक्षित नकदी निधि। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CRR। क्लियर है। और RBI ने 6 जून 2025 को CRR को 4% से घटाकर 3% करने की घोषणा की है। अभी वर्तमान में CRR कितना 4% घटकर 3% हो गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का कोई भाग नहीं है। यहाँ पे देखिए भाग नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कर राजस्व कभी भी पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बाकी ऋण ग्रहण, ऋण की वसूली और विनिवेशन होता है। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो तानसेन, याद रखिएगा तानसेन से संबंध होता है राग दीपक का। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए और क्या, बाकी इसमें देखिए तानसेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तानसेन को भारत का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माना गया था। क्लियर है। और शास्त्रीय संगीत का आविष्कार का श्रेय भी तानसेन को दिया था। और तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। और अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दिया था, यानी तानसेन को अकबर ने क्या दिया था, मियाँ को उपाधि दिया था। तानसेन को किसने दिया था, तो अकबर ने। ये भी सारे पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातें करना चाहते हैं अमीर खुसरो का, तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का तोता बोलते हैं। और इन्हें ही कव्वाली का जनक भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट पर हिडन फॉर्मेट लागू करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+H करते हैं, Ctrl+Shift+H करते हैं। अगला क्वेश्चन, वितरित डेटाबेस सिस्टम में CAP प्रमेय किन गुणों पे एक ट्रेड ऑफ वर्णित करता है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगति, उपलब्धता, विभाजन और सहिष्णुता। अगला AI में वन थॉट लर्निंग का लक्ष्य क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ही उदाहरण से सीखने को बोलते हैं। पासेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पैसेज एक्सरसाइज जो था, पैसेज बोलते हैं, ये अदन की खाड़ी और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, तो ये अदन की खाड़ी में हुआ था। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, पैसेज एक्सरसाइज अदन की खाड़ी में भारतीय और न्यूजीलैंड के नौसेना के बीच में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आई रिपीट, देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड के जो हुआ था, देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो था ये दोनों सेना के बीच में हुआ था। क्लियर है। और याद रखिए इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट खिलाड़ी ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, भारत टीम जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ COP30 के प्रस्ताव को जो रखा है वो ब्राज़ील ने रखा। किसने रखा है? ब्राज़ील को। अगेन आई रिपीट, ब्राज़ील ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बातें करना चाहते हैं COP29 के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे COP29। तो COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ पे हुआ था? बाकू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? बाकू में हुआ था। क्लियर है? और COP30 कहाँ पे हो रहा है? यानी COP29 तो हो गया, COP30 जो हो रहा है ना ये 2024 में हो रहा है, सॉरी 2025 में हो रहा है, जो कि ब्राज़ील में हो रहा है। क्लियर है? चलिए, COP की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में। कहाँ से हुआ था? बर्लिन में हुआ था। चलिए, कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? देखिए, सही करता है पहला लचीला। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे भारत का प्रकृति लचीला तो है, लचीला पूरा नहीं है, गलत हो गया। ना कठोर ना लचीला, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में ना तो कठोर है ना ही लचीला है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, ना तो कठोर ना ही लचीला, भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। क्लियर है? इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और लास्टली बैठक का शायद आप लोगों को पता होगा 24 जनवरी को हुआ था। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1947 को हुआ था। ये भी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखें, इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। उस्ताद आमिर खान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, सही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये आप लोगों का सही है। कुछ हाथों में संपत्ति के संकेतन को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना, आप लोगों को ये भी सही है। केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान परिश्रम सुनिश्चित करना, नहीं, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो ये आप लोगों को गलत हो गया। तो ऑप्शन पुरुष और महिला दोनों के लिए रहता, तो ये गलत हो गया। पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य के स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना, बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों को गलत दिया हुआ। क्लियर है? लेकिन आई रिपीट, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल नंबर 39 का घा, अगर 39 का घा पढ़ेंगे या फिर डी बोलते हैं, में पुरुषों और स्त्रियों के दोनों के पास समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण किया गया। यानी कि समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भी शो किया, समान कार्य के लिए सामान्य वेतन शो किया गया। कितना नंबर? आर्टिकल 39 के घा में। क्लियर है? वही 39 का की बात करना चाहते हैं। तो 39 के का के अंतर्गत सामान्य न्याय और निःशुल्क, देखिए इसमें सामान्य न्याय, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समान न्याय। तो पहला में जो हुआ ना, इसमें समान न्याय शो किया, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता शो किया गया, ये भी याद रखेगा। वही इसका गाँव की बात करते हैं, तो 39 का गाँव में आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन के लिए सभी का विकास हो सके, ये सारी चीज़ होता है। बातें करना चाहते हैं DPSP के बारे में, जिससे बोलते राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले भारतीय संविधान में जो लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से लिया, कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में डिस्कस किया गया और भाग नंबर 4 में डिस्कस किया गया, भाग नंबर 4 में डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। गांधी जी ने किसके सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत का 1 वर्ष की यात्रा की थी? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के, क्योंकि फ्रेंड देखिए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक की यात्रा किया था। क्लियर है? और 1915 में भारत लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। क्लियर है? और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति का भाषण 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। क्लियर है? सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है? पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में किस समुदाय का त्यौहार है? तो याद रखिए, पर्यूषण वर्ष थोड़ा देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ उसको थोड़ा सा, ये पहली बार देख रहे होंगे आप लोग। तो पर्यूषण होता है, इसको बोलते हैं पर्यूषण त्यौहार। तो पर्यूषण त्यौहार जो मनाते हैं ये जैन लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? जैन लोग। मैं कोडरमा से रहता हूँ, देखते हूँ मैं, वो सब बनाते हैं। क्लियर है? और ये जो बनाते हैं भादो महीना मनाते हैं। कब मनाते हैं? भादो महीना मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो हुआ था 1 अप्रैल 2016 को हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते हैं। एक नया स्कीम जो आप लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रारंभ किया, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए अकादमिक देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है 2015 में, तो फ्रेंड देखिए 2015 में नरेंद्र मोदी ने, तारीख था 22 तारीख था शायद, हाँ 22 जनवरी 2015 को एक स्कीम स्टार्ट किया था हरियाणा के पानीपत से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, चलिए अकादमिक प्रावधान प्रकाशन में DOI जिसे बोलते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा एक अस्थायी पहचानकर्ता उदाहरण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर अनावेशित प्लेटों के बीच क्वांटम वैक्यूम उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले भौतिक प्लेट का क्या कहलाता है? तो इसे याद रखें, इसे बोलते हैं कासिमिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? कासिमिर प्रभाव। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगला, लेंज के नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर एक प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स लेंज का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे हैं पोषण पखवाड़ा 2025 का थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 8 अप्रैल 2025 को भारत की कौन सी योजना था? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना याद रखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? और इस 25 में इसका 10 साल हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। अभिनव भारत सोसाइटी, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूँ क्या? वैसा तो था नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला, यह सोसाइटी, देखते हैं क्या लिखता है, इसके अकॉर्डिंग मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दूंगा। रुकिए ये क्वेश्चन, हाँ चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। तो पहला लिख रहा, यह सोसाइटी समाजवादियों का समुदाय था जो सशक्त क्रांति में विश्वास करता है। बिल्कुल ही सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। बिल्कुल गलत है फ्रेंड, याद रखिएगा इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया था? BD सावरकर के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो ये आप लोग का गलत हो गया। नेक्स्ट, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो अगेन आई रिपीट, सॉरी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने बल्कि विनायक दामोदर सावरकर ने रखा था। क्लियर? अगेन आई रिपीट, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में, देखिए 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? देखिए संतुलित बजट का अर्थ होता है राजस्व के बराबर व्यय हो। संतुलित का अर्थ क्या होता है? राजस्व के बराबर व्यय हो। ये भी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 1857 के विद्रोह में संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के संबंध में थे? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के संबंध में मंगल पांडे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तारीख था 29 मार्च। देखिए 29 मार्च 1857 को, देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और सूअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हासुन पर गोली चलाए थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखता हूँ 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया से हार गए थे। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें हार गए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस हार गए थे। अगेन आई रिपीट, देखिए 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ना, उसमें पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए दो लगातार यहाँ पे याद, एक हुआ था 1938 और एक हुआ था 1939। यहाँ पे 2 अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले 38 में हुआ था हरिपुरा। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा। 39 में हुआ था त्रिपुरी। ये दोनों में जो खड़े हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस। तो पहला में त्रिपुरी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी की तरफ से खड़े कौन हुए थे? पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया का हार हो गया था, जिसकी वजह से
सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि पट्टाभी सीतारमैया का हार गांधी जी के हार के बराबर था। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए थे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, इसमें भी पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे, वो भी बिना निर्विरोध का बने थे। क्लियर है। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन नीति का गठन भी हुआ था। याद रखिएगा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन नीति का गठन हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और 1939 यानी कि इसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिए थे देन इसके बाद यानी कि तुरंत 3 मई था, तारीख था 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। चलिए व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोगों को बताता है ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अगेन आई रिपीट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय किया। क्लियर है। इससे पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे। क्लियर है। चलिए और इससे पहले देखिए इसको तिलक तो बोला गया, भारतीय इसको तिलक बोलते थे, लेकिन ब्रिटिश उन्हें यानी वैलेंटाइन सिरोल ने उसे भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो क्वेश्चन आएगा भारतीय अशांति का जनक किसे कहता है? ये भी क्वेश्चन मोस्टली चांस आ सकता है। भारतीय अशांति का जनक, देखिए मैं लिख देता हूँ, भारतीय अशांति का जो जनक होता है किसे कहते हैं? तो वैलेंटाइन यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। क्लियर है। और याद होगा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 1893 से देखिए गणेश उत्सव 1893 के आयोजन में बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक और राष्ट्रवादी आंदोलन की सहारा लिया था। क्लियर है। इस सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल लीग की स्थापना किया था और इसी समय ये घोषणा किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। क्लियर है। इस सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ बाल गंगाधर तिलक का, सब इंपॉर्टेंस लिए बता रहा हूँ। देखिए बाल गंगाधर तिलक अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी द्वारा बाल गंगाधर तिलक 3 बार जेल गए। कितने बार गए? 3 बार। सबसे पहले गए थे 1882 में, कुल 4 महीना के लिए गए थे। दिन इसके बाद गए थे 1897 में गए थे। हाँ बिल्कुल 1897 में गए थे जो कि 18 महीने के लिए गए थे। लास्टली 1908 में गए थे। तो 1908 में गए थे, ये 6 वर्ष के लिए गए थे और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। क्लियर है। ये पॉइंट्स को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वही महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था। इस पॉइंट्स को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो देखिए लाला लाजपत राय के बारे में सुनिएगा ध्यान से। 30 अक्टूबर 1928 को, देखिए ये भी पॉइंट्स आता है। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत घायल हो गया था। फाइनल वे 17 नवंबर को, देखिए 17 नवंबर 1928 को इसका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1908 को हुआ था। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। जिलगर नाटा उत्प्रेरक का पॉलीमर के बारे में बोल रही है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। तो लिख लीजिए स्टीरियोस्फेरिक पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स अगर पढ़े होंगे ना मोनोमर यूनिट्स जिसमें होता है उसके बारे में क्वेश्चन लिख रहा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अबाउ सिद्धांत क्या बताता है? सबसे पहले फ्रेंड्स अबाउ सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा कक्षक भरते हैं। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा कक्षक में पहले भरते हैं। ये होता है आप लोग पढ़े होंगे 1s 2s 2p 3s इस जो होता है यही रूल होता है। देखिए इसका रूल मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं 1s, देन आप लोग को 2s करना पड़ता है, फिर आप लोग को 2p होता है, फिर इसके बाद होता है 2p नहीं होता, हाँ 2p होता है, हाँ 1s 2s 2p, फिर यहाँ पे आता है 3s आता है, फिर 3p आता है, 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर आप लोग का 3d आता है, फिर 4p स्टेप से ही चलता रहता है। क्लियर है। SPDF आप लोग पढ़े होंगे। और S ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। P में कितना होता है? 6 होते हैं। D में आप लोग का 10 होता है और वही F में कितना होता है? 14 होता है। ये याद रखिएगा SPDF। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोल्यूमिनेसेंस की घटना क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि द्वारा प्रकाश को उत्पादन को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। भारत और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत और नेपाल, देखिए भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना थे, जो भारत के किस नंबर के थे? 51वें नंबर के थे। क्लियर है? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आप लोग को मैं इससे पहले वीडियो में बताया था, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने केवल एक स्वर्ण पदक जीते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अब भारतीय पुरुष टीम ने दूसरा स्थान हासिल प्राप्त किया था। अब पहला आप लोग को पता होगा उज्बेकिस्तान ने किया था। पहला किसने किया था? उज्बेकिस्तान ने किया था। क्लियर है? चलिए, भारतीय रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किया गया था। कब किया था? 1915 में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची संघ और राज्यों, देखिए संघ और राज्यों की शक्तियों के विभाजन के बारे में संबंधित है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7वां जो है ना, संघ और राज्यों की शक्ति के विभाजन के बारे में संबंधित होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना 3 चीज़ में, एक संघ सूची होता है, एक होता है राज्य सूची, तो एक होता है संवर्ती सूची। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए संघ सूची में, देखिए मैं आप लोगों को लिखता हूँ संघ सूची में सबसे पहले शुरू में कुल विषय 100 थे, 100 में नहीं है, देखता हूँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 7वां अनुसूची, क्या हो गई? 7वां अनुसूची। देखिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आप लोग काम आएगा ये। सबसे पहले होता है संघ सूची। फ्रेंड्स याद रखें मूल रूप से संघ सूची में कुल 97 विषय थे। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में मूल रूप से कितना थे आप लोगों को पता है क्या? 66 थे। क्लियर है? और वही संवर्ती सूची में मूल रूप से कितना था आप लोगों को पता है? 47 थे। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में अभी बात किया जाए ना, तो अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 हो गए हैं, और राज्य सूची में 61 हो गए, और संवर्ती सूची में 52 हो गए। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तीनों पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए, और क्या वैसे कोई सूची है आप लोगों को? चलिए जो सूची है मैं आप लोग को आता ऑप्शन से बता देता। और इसके साथ साथ एक होता आर्टिकल, देखिए आर्टिकल नंबर 248 से अवशिष्ट सूची एक होता है, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें बोला गया अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में, और अवशिष्ट विधायी शक्ति उससे बोलते हैं जो किसी में शामिल नहीं है, और ये जो लिया गया जापान के संविधान से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितना है? तो मूल रूप से 8 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो चुके? 12 हो गए। क्लियर है? और दूसरा आप लोग समझते हैं, तो दूसरा में क्या बोला गया है? वेतन के बारे में बोला गया। वही 5वीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 9वां आप लोग को पता होगा, 9वां आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 7वां भी बता दिया हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रही है। सारे क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो दूसरी अनुसूची में भत्ता विशेषाधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति के बारे में डिस्कस करता है। 12वीं अनुसूची में नगर की शक्ति के बारे में डिस्कस करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आरावली, देखिए आरावली जो था ना वह राजस्थान किससे संबंधित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए, और आरावली की सबसे ऊंची चोटी के नाम क्या है? गुरु शिखर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है। तो गुरु शिखर, और इसकी लंबाई कुल कितना ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। 1722 है। कितना? ये 1722 मीटर होता है। वही बातें करना चाहते हैं विंध्याचल पर्वत का। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पे? तो नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के, जो कि कैमूर श्रेणी में विख्यात है। कोई बात करना है सतपुड़ा। तो फ्रेंड्स सतपुड़ा जो आता है ये आप लोग का कहाँ पे आता है? तो आप लोग लिखिएगा अमरकंटक पास आता है। और सह्याद्री कहाँ आता है? ये तो ये आप लोग का पश्चिमी घाट में आता है, जो कि महाराष्ट्र में ये। कौन से सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से लाभांश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि को प्रतीक, स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 49, देखिए आर्टिकल नंबर 49 यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रतीक, स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 49 जो था वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उत्तरवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दिया। क्लियर है? देखिए बातें करना चाहते हैं 48 का का। सबसे पहले 48 का का में ये बोला है, 48 के का के अनुसार राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं अन्य वन्य जीवों का प्रयास करेगा बचाने के लिए। ये होता है 48 का ए होता है। इसी में फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एक आप लोग का और भी होता है। आप लोग देखे होंगे बिहार सरकार
बिहार में शराबबंदी की है, तो वही 48 या 47 बी के अंदर है, मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ, 48 में ही आते थे। और एक होता है अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39 में ये बोला सामान्य न्याय। देखिए सामान्य न्याय, देखिए मैं लिख देता हूँ सामान्य न्याय, अभी जस्ट में बताया था, तो इसका होता है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधीय सहायता बोलता है, एवं निःशुल्क विधीय सहायता के बारे में ये बोलता है। ठीक है, वही 39 का डी जो होता है ना, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये बोलता है। सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। वही 50 क्या बोलता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर देता है, यानी कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग करता है, ये होता है 50 में होता है। सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर दिया हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। सबसे पहले देखिए इसमें लिख रहा पवन, पवन ऑलरेडी करता है, देशांतर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। बाकी पवन अक्षांश ऊंचाई प्रभावित करता है। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है, इसके बाद देखते हैं क्या। निर्देशित ऊर्जा हथियार किस प्रकार की ऊर्जा को उपयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। क्या होगा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन क्या लिख रहा है, एफ्लाटॉक्सिन जो फसलों और पशु चारों को दूषित कर सकते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कवक के द्वारा। किसके द्वारा होंगे, कवक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत बाजार बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताया था, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इजराइल के साथ मिलकर। किसके साथ था, इजराइल के साथ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। डीआरडीओ का भी मेन अध्यक्ष कौन है, तो वी समीर कामत है ये। चलिए वफ संशोधन अधिनियम 2025 में किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू कर दी गई। सबसे पहले याद रखिए, वफ संशोधन अधिनियम ये 2025 में पूरा देश में लागू हुआ। तो इसको जो मंजूरी मिला था 5 अप्रैल 2025 से, 5 अप्रैल 2025 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो 5 अप्रैल 2025 से वफ संशोधन विधेयक 2025 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के की मंजूरी से पूरे देश में लागू किया गया। क्लियर है। और इसको जो लागू किया गया, देखिए 8 अप्रैल से, मैं भूल गया था सॉरी, 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया, यानी 8 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो गया। वही 5 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर साइन कर दिया था। क्लियर है। चलिए और इसके बारे में क्या बताऊं, बाकी आप लोग तो जान ही रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या लिख रहा है ये। विजय स्तंभ किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताओ, विजय स्तंभ राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए हड़प्पा फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये कहाँ पे, पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हड़प्पा कहाँ पे ये, तो पाकिस्तान के कहाँ पे, यार मैं भूल हुए, ये हड़प्पा नदी के हड़प्पा, इतना इजी कैसे भूल गए। हड़प्पा जो है याद रखें रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। वही कालीबंगा कहाँ पे, तो ऑलरेडी ये भारत में, भारत में कहाँ पे, तो राजस्थान में। इस पॉइंट को आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में होता है। क्लियर है। जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वही आलमगीर, तो आलमगीरपुर जो होता है ना वो यूपी में आता है। कहाँ पे आता है, यूपी में आता है। वही बात करना चाहते हैं लोथल, तो लोथल फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए लोथल कहाँ पे। तो वैसे में आप लोग बताना चाहते हैं लोथल जो आप लोगों का गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है ये, गुजरात में आता है। सारे पॉइंट्स को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा शहर कहा था। इस पॉइंट्स को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा। सबसे पहले इसके उत्तर में कौन होते हैं, दक्षिण में कौन होता है, पूरब में कौन होता है, पश्चिम में कौन होता है। तो ये पूरब में आप लोग को पता होगा यहाँ पे कौन सा होता है, तो आलमगीर आते हैं, आलमगीर आते हैं। देन उत्तर में क्या होता है, तो उत्तर में आता है मांडा। दक्षिण में क्या आता है, दैमाबाद आता है। यहाँ पे क्या आता है, सुत कांगड़ेर आते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो हुआ था 1878 में पारित किया गया था। क्लियर है। और इस समय जो पारित किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था और ये जो संबंधित था समाचार पत्र से संबंधित था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके तुरंत 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। क्लियर है।
चलिए, और भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे कहते हैं? तो जे ए हिक्की को कहते हैं, जे ए हिक्की को कहते हैं। और जे हिक्की ने ही बंगाल गजट समाचार पत्र निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन महासागर भूमध्य सागर तक फैला है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो अंटार्कटिक महासागर जो है ना भूमध्य सागर तक फैला है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन आप लोगों को पता टोटल महासागर कितना है, तो उसके लिए याद कर लीजिए पैसा। क्या ये पैसा? पहला होता है पैसिफिक ओशियन, देन होता है अटलांटिक ओशियन, देन इंडो यानी हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और अटलांटिक। पैसिफिक सबसे बड़ा होता है, अटलांटिक जो होता है वो एस के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार के द्वारा 1997 में शुरू की गई थी। कब किया गया था? 1997। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितना मीटर होती है? तो याद होगा आप लोगों को ये 13 मीटर होता है। क्या होता है? ये 13 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके हैं रीजनिंग का क्वेश्चन को। तो फ्रेंड रीजनिंग के क्वेश्चन को ओवरऑल आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। पहला देखिए, ये पहला क्वेश्चन को छोड़िए, सेकंड देखिए 45 लिख रहा है ये दोनों। तो देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 81 और 9 जोड़िए 90, 90 का आधा क्या हो गया? 45। देन 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो 36 और 16 की 52, 52 का आधा क्या हो गया? 26। उसमें 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 का आधा 9 हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 40, 40 का आधा क्या होता है? 20। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए। देन इसमें आप लोग पुट कीजिएगा, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज मैं बता ही देता हूँ पूरा। ये क्वेश्चन आ गया। चलिए देखता हूँ क्या लिख रहा है। प्रणव बिंदु ए से आरंभ करते हैं, तो बिंदु ए से आरंभ करते हैं प्रणव। चलिए बिंदु ए से आरंभ की, चलिए यहाँ ठीक है। और उत्तर की ओर 45 किलोमीटर चलते गाड़ी चलाता है। फिर वह ये कितना किलोमीटर चल रहा है? 45। तो मैं 15 45 कर दूँ। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फ्रेंड दाईं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, 35 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 75 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ 75 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो ये 45 था, तो ओवरऑल आप लोग ये 30 हो गया, यानी 45 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 75 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दाईं ओर क्या लिख रहा? 75 चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता 25 किलोमीटर चलता था, यानी यहाँ से लेकर हम इसको 25 किलोमीटर चला दिए, ओवरऑल बच गया। अब क्या अंत में वह दाईं ओर मुड़ता 30 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से हमने फिर से 30 किलोमीटर चला दिया। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर वह बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितना दूरी चलना पड़ेगा? 25 था, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना 10 ही चलेगा ना, ये तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी कौन सी दिशा में जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं पश्चिम की ओर, तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। कस्बे ए से होकर बहने वाली नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है और औद्योगिक अपशिष्ट निपटान और अनुपचारित सीवेज के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो रहा है। सबसे पहले जो भी कथन देगा उसको हमेशा सत्य मानिएगा। क्लियर? अब देखिए कठिनाइयाँ के बारे में क्या लिखा देखते हैं। कार्रवाइयाँ, औद्योगिक अपशिष्टों को सीवेज की नदी, इसको आप लोग खुद से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए, खुद से बना सकते हैं, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन। अगर आप लोग को नीड होगा तो बोलिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप लोग भी इंटरेस्ट से नहीं देख रहे होंगे। अगर नीड होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे आप लोग का पेपर लास्ट टाइम है, इसको केवल देख लीजिए किस टाइप्स का है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है रैंकिंग का क्वेश्चन को हमेशा बताता हूँ, देख लीजिए क्या लिख रहा है। 19 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। दिशा दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, जबकि वाणी बाएं छोर से 9वें स्थान पे है। दिशा और वाणी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जब भी कितने व्यक्ति के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए दिशा और वाणी के बीच कुल व्यक्ति बोलेंगे। सबसे पहले देखिए दिशा दाएं से कितना स्थान पे था? 17 था। क्लियर है? और वाणी बाएं से कितना था? 9। ये दोनों को सम कर दीजिएगा। क्लियर है? अब ओवरऑल क्या कीजिए, जितना टोटल व्यक्ति था 19 था, माइनस हमेशा इसको 2 से कर दीजिए। ये तरीका होता है। तो 17 9 कितना होता है? 26। 26 में से 21 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 5 आ गया। तो ओवरऑल 5 है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए, इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर सॉरी कैलेंडर का है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन को, इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं था ना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये है, देखिए लास्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन। देखिए क्या लिख रहा, सभी गाजर प्याज है, कोई प्याज टमाटर नहीं है। देखिए निष्कर्ष में कोई गाजर टमाटर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये प्लस में है, ये माइनस में। अब यहाँ पे लिखा कोई गाजर टमाटर में नहीं है, तो अगर देखिए नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता था, यानी ये पहला कंडीशन सही हो सकता है। अब देखिए गाजर और टमाटर में जब भी नो रहता है तो 100 100 मारता, तो यहाँ भी 100 मार लेंगे, इसको भी 100 मार लेंगे। क्लियर है? अब देखिए गाजर और टमाटर का भी संबंध निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे प्याज और प्याज, देखिए 100 होते दोनों कैंसिल कर देंगे। अब गाजर और टमाटर के बीच कंडीशन आ रहा नहीं में, तो पहला आप लोग का बिल्कुल सही हो गया। तो पहला आप लोग का बिल्कुल सही होगा। देखिए सभी प्याज गाजर है, देखिए प्याज हो आप लोग का 100 मान लेंगे, गाजर क्या मान लेंगे? 50 मान लेंगे। अब देखिए
प्याज और गाजर के बीच संबंध हो क्या, तो प्याज और गाजर, तो यहाँ पे प्याज है और गाजर बिल्कुल हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए गाजर आप लोगों का 100 आ रहा, ठीक है, और प्याज आ रहा 50। अब यहाँ पे प्याज आप लोगों को 50 के बदले 100 मार, क्या पॉसिबल है? नहीं, तो सेकेंड आप लोगों का पॉसिबल नहीं होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 होगा। तो ऑप्शन केवल निष्कर्ष 1 होगा। अच्छा है, आप लोग बोलेगा तो मैं सारे वेन डायग्राम को भी ट्रिक से बता दूंगा, रैंकिंग को भी ट्रिक से बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या चाहिए आप लोग का, देख लीजिए आंसर आप लोग के सामने पूरा लिख रहा है, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। और क्या, बाकी देखिए मैं पूरे के पूरे आप लोग भी जो हूँ सेट नंबर मैं 22 ही बता दी हूँ। अब आप लोग के सामने सेट 23, 24, 25 ओवरऑल केवल 3 सेट बचा है। मैं प्रयास करूँगा कल 10 अक्टूबर को मैं ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय। सागर कुमार गझंडी, थैंक यू सो मच।